एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 नेचर ऑफ स्टेट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया था कि स्टेट क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है तो हम पार्ट्स वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है, तो एक वीडियो में उसे कवर करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो इसलिए वीडियो जो बन रही है वो पार्ट्स में बन रही है। पार्ट 1 में मैंने आप सभी को समझाया था कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है, एक स्टेट का नेचर क्या है, उसका एक मॉडल कैसा होना चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें नेचर ऑफ स्टेट समझना है एक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी हमारे भारत में किस तरीके का स्टेट उस समय इमर्ज हुआ था हमारे पास टाइम में, यानी कि जो एंशिएंट टाइम है, मिडाइवल टाइम है उसमें, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का तो हम सभी जानते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है स्टेट का, लेकिन हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारे मिडाइवल टाइम में जब हम प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय का स्टेट कैसा हुआ करता था, क्योंकि हमें तो हिस्ट्री में वही पढ़ना होता है ना। हिस्ट्री का मतलब ये है कि हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है हमारे, तो वही है कि हम स्टेट के एंशिएंट और मिडाइवल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे भारत में कैसा था, और दूसरा हम पढ़ेंगे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, विदेशी, ठीक है। देन उसके बाद फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा कि गवर्नमेंट कैसी होती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एक स्टेट में, रूल कैसे किया जाता है, वो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक में तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझ ही रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के इसमें समझाया था पहले पार्ट में कि व्हाट इज़ अ स्टेट, स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना, तभी आपको आगे चैप्टर समझ आएगा। पार्ट 1 में तो मैंने आप सभी को समझाया था कि कॉमन फीचर्स क्या होते हैं स्टेट के, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने कौटिल्य पढ़ा था और उनका अर्थशास्त्र, उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है जिससे हमें पता चलता है एक स्टेट के बारे में, उसके नेचर के बारे में, ठीक है। तो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ रहा हमने, बिकॉज उसमें स्टेट के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया है, बताया है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए। ओके, तो उससे हमें पता चला कि अच्छा हमारे एंशिएंट टाइम में इस तरीके का स्टेट हुआ करता था, तभी हमने जो है अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी करी। ठीक उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा थर्ड पार्ट बना है इस वीडियो का जो बनेगा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ज़ियाउद्दीन बरानी और उनकी फेमस बुक फतवाए जानदरी। और इसको हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें स्टेट के नेचर के बारे में पता चले कि एक उस समय का स्टेट कैसा था, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे, बिकॉज आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़ियाउद्दीन बरानी एंड हिज फेमस बुक फतवाए जानदरी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र के बारे में, राइट। वो क्यों पढ़ा था, ताकि हमें स्टेट के बारे में पता चल सके, है ना। क्योंकि उन्होंने बुक लिखी है, उनमें उन्होंने ओपिनियंस दिए थे, उन्होंने बताया था कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, है ना। तो वैसा स्टेट उस समय हुआ करता था। तो वैसे ही हम ज़ियाउद्दीन बरानी, ठीक उसी तरीके से कौटिल्य की तरह ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जिस तरीके से अर्थशास्त्र था उसी तरीके से फतवाए जानदरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दोबारा से स्टेट के बारे में बात करने वाले कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ज़ियाउद्दीन बरानी। ओके, तो जो हमने अर्थशास्त्र पढ़ा था वो तो हम अकॉर्डिंग टू कौटिल्य हमने पढ़ा था, लेकिन अब ज़ियाउद्दीन बरानी के अकॉर्डिंग देखेंगे उनके ओपिनियंस क्या है, ठीक है। और ये ध्यान आप ज़रूर रखिए कि ज़ियाउद्दीन बरानी और उनकी फेमस बुक फतवाए जानदरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर बेस है, ठीक है। तो इसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होने वाला है। तो जो भी हम पढ़ेंगे टेक्स्ट आप देखोगे तो उसमें इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाम से तो आप पहचान ही पा रहे होंगे ज़ियाउद्दीन बरानी। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़ियाउद्दीन बरानी का जो टाइम पीरियड है वो सभी आप लोग देख ले एक बार, वो है 1283 टू 1359। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया आप सभी के लिए, 1283 टू 1359। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका नाम ज़ियाउद्दीन बरानी कैसे पड़ा, ठीक है। जो हम नाम देख रहे हैं ज़ियाउद्दीन बरानी, ये नाम कैसे पड़ा इनका, उसी को देखेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में। ओके, सो देखो, अमंग्स्ट द हिस्टोरियंस ऑफ मिडाइवल इंडिया ज़ियाउद्दीन बरानी ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। सो ज़ियाउद्दीन बरानी इज मोस्ट फेमस पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, ये बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर है। ओके, तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है हमारे मिडाइवल इंडिया में। ओके, ही वॉज बॉर्न इन अ प्लेस नेम्ड बरान इन द दुआब रीजन। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, बरान रीजन में। बरान एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो बरान आपका दुआब रीजन में है। अब दुआब रीजन क्या होता है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है कि ये दुआब रीजन क्या है, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो, दुआब रीजन आपका एक फ्लैट एल्यूवियल ट्रैक्ट होता है बिटवीन द गंगाज एंड यमुना रिवर्स। तो यहाँ से मान लो गंगा रिवर बह रही है और यहाँ से यमुना रिवर, तो बीच में जो ट्रैक्ट है, बीच की जो ज़मीन है वो एल्यूवियल है,
ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ की ज़मीन क्या होती है, फर्टाइल होती है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है, वो फर्टाइल लैंड है। तो वही वो जो एल्यूवियल ट्रैक्ट है ना, मतलब यहाँ आपका यमुना, यहाँ आपकी गंगा, यहाँ बीच में आपका क्या है, एल्यूवियल ट्रैक्ट, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है, दुआब रीजन। ओके, तो वहीं पर आपका बरान जो नाम है ना, बरान नाम, तो बरान प्लेस वहीं पर है दुआब रीजन में। ओके, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बरान में हुआ था, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा आपसे ज्योग्राफी का तो एग्जाम नहीं होएगा, हिस्ट्री में ज्योग्राफी इतना तो नहीं पूछा जाएगा ना आपसे कि द्वाब रीजन का मतलब क्या है, तो बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के रखें कि द्वाब रीजन बोला है तो मतलब क्या है इसका, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। थर्स ही केम टू बी नोन एज ज़ियाउद्दीन बरानी, एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, और इस वजह से इनका नाम बरानी पड़ा। देखो बरान रीजन में इनका जन्म हुआ था, बरान प्लेस में, इस वजह से इनका नाम जो है बरानी आया। तो ज़ियाउद्दीन बरानी का जो नाम आया है बरानी, तो वो उनके जन्म स्थान का जो जन्म स्थान इनका है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, उसी के नाम से यहाँ बरानी नाम आया है। प्रेजेंटली बरान हैज़ बीन रीनेम्ड एज बुलंदशहर। आज जो हम बरान रीजन बोल रहे हैं, तो बरान आज बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो बस हमने इतना समझा इंट्रोडक्शन में ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में। बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं हमारे मिडाइवल इंडिया के। ओके, और इनका जन्म बरान में हुआ और तभी इनका नाम ज़ियाउद्दीन बरानी नाम पड़ा। ओके, बस अब आगे देखते हैं 2 बुक्स ऑफ बरानी। अब हमें बरानी जो ज़ियाउद्दीन बरानी है उनकी बुक के बारे में पढ़ना है, फतवा जहांदरी के बारे में पढ़ना है, जिसमें उन्होंने स्टेट के बारे में बात करी है, क्योंकि हमारा टारगेट है स्टेट और कुछ नहीं, हमारा टारगेट स्टेट है। जहाँ पे स्टेट मिलेगा वहीं पे हम कूद पढ़ेंगे, है ना। तो ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके फतवा जहांदरी में स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। तो वैसे तो देखो ज़ियाउद्दीन बरानी ने बहुत सारी किताबें लिखी है, पर हमारे सिलेबस में, हमारे बुक में 2 ही बुक का मेंशन किया गया है नाम। ओके, तो लिखा गया है 2 बुक्स ऑफ बरानी। देखो, बरानी इज द ऑथर ऑफ 2 बुक्स, नेमली फतवा जहांदरी एंड तारीख फिरोज शाही। ये 2 बुक्स के नाम ध्यान रखना। फतवा जहांदरी ये तो बहुत ही फेमस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें हमें स्टेट के बारे में पता चलने वाला है। और दूसरी बुक है तारीख फिरोज शाही। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, बट ये दोनों हमें ध्यान रखना है, हमारे बुक में दिया गया है। अब देखो, क्योंकि फतवा जहांदरी के बारे में तो बहुत डिटेल में हम स्टडी करने ही वाले हैं, लेकिन तारीख फिरोज शाही में क्या लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है, इन तारीख फिरोज शाही बरानी हैज़ गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पीरियड बिटवीन द रीजन ऑफ बलबन एंड दैट ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो अब देखो, ये जो बुक है तारीख फिरोज शाही, इसमें बरानी ने डिटेल्ड अकाउंट यानी बताया हुआ है, डिटेलली लिखा हुआ है उस बुक में अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ बलबन एंड फिरोज शाह तुगलक। ये जो 2 सुल्तान थे ना, बलबन और फिरोज शाह तुगलक, तो इनके टाइम पीरियड के बारे में पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कैसे शासन किया। ठीक है, यहाँ के टाइम पीरियड के लोगों का कैसा सामाजिक और आर्थिक था। ठीक है, मतलब वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ के लोगों का काम क्या था, उनका पेशा क्या था, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। और वो टाइम पीरियड क्या है, बलबन और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है उसमें, क्योंकि वो उस समय प्रेजेंट थे, तो उन्होंने जो भी आंखों से देखा वो सब उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। ओके, in the book he has stressed upon the socio-economic aspect of the regime as also the life of the people। तो यही इस बुक में उन्होंने जो है सोशियो और इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखा है और लोगों के बारे में मतलब लिखा है कि उस समय के लोगों का सामाजिक और आर्थिक कैसा रोल था। ओके, बट द फतवा जहांदरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। लेकिन अब ये जो फतवा जहांदरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखो तारीख फिरोज शाही के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि तारीख फिरोज शाही में किस बारे में लिखा गया, किस टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। लेकिन मोस्ट फेमस जो हमारे को पढ़नी है वो तो है फतवा जहांदरी। फतवा जहांदरी तारीख फिरोज शाही से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें किसी भी राजा के बारे में बात नहीं की है, किसी भी सुल्तान। यहाँ पे जब हम सुल्तान की बात करेंगे तो सुल्तान का मतलब है राजा। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, इस्लामिक इसमें, तो वहाँ पे कभी भी किंग या रूलर इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, वहाँ पे यूज़ किया गया है नेम सुल्तान, सुल्तान वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो भी सुल्तान है उनके बारे में फतवा जहांदरी में नहीं लिखा, उसमें लिखा है फतवा जहांदरी में स्टेट के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट है फ्रॉम तारीख फिरोज शाही से। ठीक है, इनफैक्ट द फतवा जहांदरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो फतवा जहांदरी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो इसलिए ताकि हमें नॉलेज मिले। नॉलेज किसकी मिले, स्टेट क्राफ्ट की। इस स्टेट क्राफ्ट का मतलब है यानी कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट में कैसे रूल करना चाहिए एक राजा को, तो उसके बारे में सब कुछ उन्होंने लिखा है फतवा जहांदरी में। उन्होंने अपने ओपिनियंस बताए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक स्टेट को चलाना है, किस तरीके से स्टेट होना चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटाइज इज दैट लाइक द अर्थशास्त्र, फतवा जहांदरी डज नॉट ड्वेल अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर सुल्तान। सुल्तान माने राजा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे इस ट्रीटाइज का, इस बुक का ये है, ट्रीटाइज मीन्स बुक, ये जो बुक है फतवा जहांदरी, वो ये है कि अर्थशास्त्र में जैसा कौटिल्य ने उन्होंने मेंशन किया था मौर्यन
इसके बारे में, डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में क्लियरली मेंशन किया था। लेकिन इसमें ये जो हमारा फतवा झांझरी है, इसमें कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में नहीं किया गया है, ये कि पर्टिकुलर सुल्तान है उसके बारे में ही उन्होंने इसमें लिखा है फतवा झांझरी, नहीं, उन्होंने सभी सुल्तान्स के बारे में लिखा है, मतलब सभी सुल्तान्स को गाइड किया है कि इस तरीके से स्टेट होना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर किंग को लेकर उन्होंने बात नहीं करी है अपनी बुक फतवा झांझरी में। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। Rather, it deals with the nature of state, ideal of kingship and other matters relating to the administration under the sultanate. तो देखो इसमें उन्होंने किस बारे में बात करी है, फिर अगर उसमें उन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में बात नहीं करी तो किसके बारे में बात करी है? इसमें उन्होंने बात करी है नेचर ऑफ स्टेट की, यानी एक स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए। आइडल ऑफ किंगशिप, किंगशिप पे उन्होंने बात करी है कि एक किंगशिप कैसा होना चाहिए, तो उसको भी हम डील करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर बाकी दूसरे मैटर्स के बारे में बात करिए कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, राज शासन कैसा होना चाहिए। इन अ वर्ड, द ट्रीटाइज इज एन एक्सेलेंट स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम कहें एक वर्ड में अगर बोलना हो तो ये जो बुक है ये एक एक्सेलेंट स्टडी होने वाली है हमारी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट के बारे में समझ रहे हैं तो ये एक एक्सेलेंट स्टडी मानी जाएगी, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक स्टेट का नेचर क्या है अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। उन्होंने उसमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में भी बात करी है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फतवा झांझरी इज दैट द थियोरेटिकल डिस्कशन दैट बरानी हैज मेड ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर इट विद द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। और फतवा झांझरी की एक और चीज़ हमें क्या बात करने को मिलती है, देखो थियोरेटिकली यहाँ पे डिस्कशन किया है बरानी ने, मतलब यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है, जो उनके ओपिनियन है, जो उन्होंने अपने ओपिनियन रखे उसको कंपेयर किया गया है विद दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत ने किस तरीके का स्टेट बनाया या उन्होंने उनकी जो बातें थी उनको फॉलो किया या नहीं, तो उसको कंपेयर भी करवाया गया है इसमें, ठीक है। तो वहाँ से हमें कंपैरिजन भी देखने को मिलता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि स्टेट कैसा था उस समय का, ठीक है, कैसे लोगों की पॉलिटिकल थिंकर्स की कैसी सोच थी और किस तरीके का स्टेट बना, ठीक है। तो देखो ये जो पॉलिटिकल थिंकर हमने बात करी, जैसे हमने कौटिल्य के बारे में बात करी, हम ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में बात करी, हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इसके अलावा जब हम अपने यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ पे हम एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे, प्लेटो के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम निकोलो मैकियावेली के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे हैं, सॉक्रेट्स हैं, तो वो सब भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका भी अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है स्टेट को लेकर, ठीक है। So with this general discussion, Barani's observation regarding various aspects of the polity may be dealt with. तो यहाँ पे हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, बरानी की ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि उनका क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, उनके क्या क्या ओपिनियन है, उनके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है पॉलिटी को लेके, ओके, स्टेट को लेके, ओके। तो यहाँ पे जो ज़ियाउद्दीन बरानी की फ़ोटो है ये आप देख सकते हैं, ये कोई राजा नहीं है, ध्यान रखना, ये एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। इनका कैसे मानना है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए उसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी बुक लिखी फतवा झांझरी, जिसमें उन्होंने मैंशन किया है क्लियरली कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए। तो ही इज़ अ पॉलिटिकल थिंकर, ही इज़ अ मोस्ट फेमस पॉलिटिकल थिंकर, ओके। तो ये राजा नहीं है, ध्यान रखना। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ज़ियाउद्दीन बरानी और उनकी फेमस बुक फतवाए झांझरी। तो फतवाए झांझरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं उनका क्योंकि ताकि हमें स्टेट के बारे में पता चले कि स्टेट का स्ट्रक्चर मिडाइवल टाइम में कैसा था, है ना। तो जैसा कि उन्होंने अपने फतवाए झांझरी में सब कुछ लिखा है स्टेट के बारे में कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, तो उसी में से एक टॉपिक जो कि उन्होंने अपने फतवाए झांझरी में डिस्कस किया है दैट इज डेस्पोटिज्म। तो उनके ओपिनियन से डेस्पोटिज्म का क्या मायने है उसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था पहले ही कि जो भी हम पढ़ेंगे फतवाए झांझरी में ज़ियाउद्दीन बरानी ने जो भी लिखा है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, है ना। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा इस्लामिक कॉन्सेप्ट, तो उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सब कुछ मैं आपको क्लियर करती हुई बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं, एक तो डेस्पोटिज्म क्या होता है और दूसरा डेस्पोट्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, मतलब समझोगे तो दोनों ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। डिस्पोर्ट्स कहाँ लिखा है वो भी बता देती हूँ। देखो डिस्पोर्ट्स सोच रहे हो कि डिस्पोर्ट्स कहाँ से आ गया, तो ये देखो ये जो लिखा है ना डिस्पोर्ट्स, तो डिस्पोटिज्म क्या होता है, तो आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री में अपने रूलर्स के बारे में, तो जो रूलर्स होते हैं यानी कि जो राजा होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, तो उसमें से एक कैटेगरी आती है डेस्पोटिज्म की कैटेगरी, यानी कि एक ऐसी राज शासन व्यवस्था जिसमें जो राजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है, वो अपनी प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो अपने सिर्फ किस तरीके से अपने एरिया को उसे बड़ा करना है, किस तरीके से उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रेजरी कलेक्ट करना है, उन सभी के बारे में वो सोचे और बिल्कुल भी प्रजा के बारे में ना सोचे और प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, ठीक है। तो इस तरीके के राजा को क्या बोला जाता है, डेस्पोट्स कहा जाता है, और इस तरीके की जो शासन व्यवस्था होती है उसे डेस्पोटिज्म कहा जाता है, सिंपल, ओके।
नाउ अब क्वेश्चन आता है कि डेस्पोटिज्म तो हमें समझ आ गया कि डेस्पोटिज्म मतलब ऐसा राजा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है अपने प्रजा के लिए, बहुत ही ज़्यादा खराब राजा, है ना। लेकिन बरानी के अकॉर्डिंग डेस्पोटिज्म का मायने क्या है उसको समझते हैं। ओके, तो डेस्पोटिज्म मतलब तो वही होता है कि खराब राजा। सो देखो, द क्वेश्चन ऑफ डेस्पोटिज्म बॉदर्ड मैनी ऑफ द मिडाइवल पॉलिटिकल थिंकर्स। तो जैसा हम जानते हैं ज़ियाउद्दीन बरानी भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, तो उसी तरीके से दूसरे भी जो मिडाइवल टाइम में पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके माइंड में डेस्पोटिज्म को लेकर क्वेश्चंस थे। दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट डेस्पोटिज्म। ओके, सो ज़ियाउद्दीन बरानी का ओपिनियन ये है, उनका मानना ये है दैट डेस्पोटिज्म इज अन इस्लामिक। अन इस्लामिक का मतलब होता है नॉन इस्लामिक, ठीक है, मतलब जो इस्लाम को फॉलो ना करे तो वो अन इस्लामिक हुआ, है ना। सो रेफरिंग टू द पर्शियन एंड सम अदर रूलर्स, बरानी सेड दैट दोज रूलर्स वर डिस्पोट्स। तो उन्होंने रेफर भी किया है बरानी ने कुछ पर्शियन और दूसरे रूलर्स को, और कहा है कि दे आर डिस्पोट्स, वो डिस्पोट्स है, दे आर क्रूअल किंग्स, दे आर क्रूअल सुल्तान्स और दे आर क्रूअल राजा। क्यों कहा है वो भी देख लो, उसका रीज़न भी उन्होंने बताया। और वो ये भी कहते हैं कि ये अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, यानी इस्लाम में डेस्पोटिज्म नहीं है, डेस्पोटिज्म नहीं माना जाता, ठीक है, अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ये। फॉर देयर वॉज द एब्सेंस ऑफ रिलीजियस चेक ऑन दीज रूलर्स। अब इन रूलर्स को उन्होंने क्यों कहा डिस्पोट्स, बिकॉज उन पर कोई भी रिलीजियस चेक नहीं लगता इन रूलर्स पे। रिलीजियस चेक का मतलब यानी वही कि वो गॉड को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है, एंड वो उनकी डिवाइन वर्ड्स जो उनके कहे गए बातें हैं जो कुरान में लिखी गई है उसको नहीं मानते। तो जब वो उनको नहीं मानते तो वो किस तरीके से, उन पर तो कोई भी मतलब लगाम ही नहीं है, वो तो अपनी जो मर्जी में आए जो मन में आए वही करेंगे, है ना, क्योंकि उन पर कोई भी रोकथाम लगाने वाला नहीं है, उन पर कोई रिलीजियस चेक नहीं है ना। रिलीजियस चेक वही कि गॉड को माने, ठीक है, उनकी कहीं बातों को माने, तो वो रिलीजियस चेक हो गया। तो उन पर तो कोई रिलीजियस चेक ही नहीं लगा हुआ, तो वो तो जो मन में आएगा वही करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। सो दैट्स वाई दे आर डिस्पोट्स, उन्होंने इसलिए उसे डिस्पोट्स कहा है उन राजाओं को, उन रूलर्स को, ठीक है। और इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा है कि देखो अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्यों है ये, अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्यों है ये, बिकॉज बरानी रेफर्ड टू द फर्स्ट 4 पियर्स कैलिफ्स हु वर द सक्सेसर्स टू द प्रॉफिट मोहम्मद। सो जो हमारे पहले नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए सबको गाइड किया, तो उनके जो सक्सेसर्स थे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो आए उनके नाम लिए हैं, सबसे पहले 4 पियर्स कैलिफ्स के नाम उन्होंने लिए हैं और कहा है दे आर टू बी नोन एज पियर्स कैलिफ्स, ठीक है। और ये इन पे रिलीजियस चेक लगा हुआ है ना, दैट्स वाई दीज रूलर्स आर वेरी गुड, ठीक है, मतलब इन पे रिलीजियस चेक है, ये अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की गई बातों को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, है ना। तो मतलब ये जो भी काम करेंगे तो वो उसके खिलाफ तो करेंगे नहीं, है ना, तो इन पे एक रिलीजियस चेक लगा हुआ है। ओके, अब देखो 4 पियर्स कैलिफ्स कौन कौन है। सबसे पहले 4 पियर्स कैलिफ्स बोला है ना, सबसे पहले के 4 पियर्स कैलिफ्स कौन कौन है। सो यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी जनरल नॉलेज के लिए जान के रखिए। अबू बकर, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन उसके बाद उमर, उस्मान और अली, ठीक है, ना भी जानोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहले के 4 पियर्स कैलिफ्स का इन्होंने नाम लिया और कहा कि ये सक्सेसर्स है प्रॉफिट मोहम्मद के। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इन्होंने ही जो है क्या किया है, इनके टीचिंग्स को फॉलो किया है, इनके रास्ते पर ये चले हैं। He said, as ruler, the first 4 caliphs followed the lifestyle of the prophet side by side with the pomp and luxury of the court. The 4 caliphs lived the life of poor ascetic. Ascetic का मतलब होता है दरवेश्वर फकीर. Okay, so that is why the first 4 caliphs came to be known as pious caliphs. तो देखो ये जो है पहले 4 राजा थे, ये भी राजा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद देखा गया कि अब किसको जो है बनाया जाए नबी, तो पहले जो है अबू बकर आए, फिर उनके बाद फिर उमर आए, फिर उस्मान और फिर अली। तो ये जो थे ये राजा थे, रूलर थे, रूल करते थे, चलाते थे स्टेट को। लेकिन मतलब स्टेट को चलाना मतलब उनका एक कोर्ट था, मतलब इनका एक दरबार था और उसमें बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ थी, ठीक है, शान शौकत थी। लेकिन उस शान शौकत के बावजूद भी ये 4 इन्होंने एक गरीब की ज़िंदगी व्यतीत करी, इन्होंने एक सिंपल लाइफ व्यतीत करी। इनकी कोई भी शान शौकत को ये नहीं रखते थे, कोई भी लग्जरियस लाइफ इन्होंने नहीं जी। कोर्ट में रहते थे लेकिन एक सिंपल लाइफ उन्होंने जी। पुअर एस्थेटिक का मतलब क्या होता है आप सभी इसको लिख लें ज़रूर। अ पर्सन हु लिव्स अ सिंपल लाइफ और इन्फ्लिक्ट्स हार्डशिप्स ऑन देमसेल्व्स, दे ड्रेस पुअरली, ईट लेस, ईट सिंपल स्क्रैप्स,
तो ऐसे लोग फ़कीर जो कि एक सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं अपनी, ठीक है, चाहे जितनी भी शान शौकत हो, ये अपनी सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं और अपने जितने भी हार्डशिप्स होते हैं लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करते हैं। बहुत ही कम पहनावा ये पहनते हैं, कोई बहुत शान शौकत के पहनावे ये नहीं पहनते, कम खाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा ना वेस्ट करते हैं और ना खाते हैं। राजाओं का तो ये होता है ना, रूलर्स का, कि पूरी जो है सजावट के साथ बैठना, बहुत सारे अलग अलग पकवान बनवाना, फूड्स प्रिपेयर करवाना और रेसिपीज प्रिपेयर करवा के फिर थोड़ा थोड़ा करके खाना, और बाकी सारा जो है वेस्ट जाता है या दूसरे लोग खाते हैं उनका। तो वैसा कुछ इनका नहीं था, सिंपल लाइफ ये लोग व्यतीत करते थे, जितना चाहिए होता है थोड़ा बहुत खाया जाता है उतना ही ये खाते थे, कम पहनते थे और मतलब सिंपल लाइफ जैसी होती वैसे व्यतीत करते थे। तभी ये जो पहले के 4 कैलिफ्स हैं उन्हें पियर्स कैलिफ्स कहा गया है। कैलिफ्स कौन होते हैं इसको भी समझ लो। कैलिफ्स आपके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, एंड इज बिलीव टू बी सक्सेसर टू द मोहम्मद, और ये जो है सक्सेसर माने जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है। और पियर्स का मतलब क्या होता है? दोज हु बिलीव इन द अनसीन स्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर्स एंड स्पेंड इन चैरिटी, जो कि अपनी ज़िंदगी को चैरिटी में बिताते हैं, चैरिटी करते हैं। एंड ऑल्सो दोज हु विल रिसीव इट्स गाइडेंस, जो कि अपनी गाइडेंस को पाते हैं, ठीक है, गाइडेंस के साथ चलते हैं। अनसीन स्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर्स को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना। उन्होंने कभी उन्हें देखा नहीं पर उनको मानते हैं और उनके जो बताए गए रास्ते हैं उस पर चलते हैं, प्रेयर्स अपनी करते हैं, तो वो पियर्स कैलिफ्स, ओके। तभी इनका नाम, ये जो पहले के 4 फर्स्ट कैलिफ्स है, इनको पियर्स कैलिफ्स कहा जाता है, ओके। तो उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया है ताकि बता सके कि देखो डेस्पोटिज्म एक अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अन इस्लामिक इसलिए है क्योंकि जो नॉन इस्लामिक है उसमें तो कोई भी रिलीजियस चेक नहीं लगेगा उन पर, लेकिन जो भी इस्लामिक होंगे, जो भी इस्लाम को फॉलो करते होंगे, उन पर रिलीजियस चेक लगेगा, उन रूलर्स पे। तो वो एक अच्छी जीवन, मतलब अच्छे से वो करेंगे, तो वो कभी भी मतलब क्रूअल नहीं होंगे अपने प्रजा के लिए, या फिर वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि उनके इसके खिलाफ हो, ओके, रिलीजियस के खिलाफ हो। तो दैट इज डेस्पोटिज्म उनके अकॉर्डिंग, ओके। फतवाए जहांदरी में उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है अपना ओपिनियन अबाउट किंगशिप, कि राजा कैसा होना चाहिए, रूलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने रूलर या फिर राजा नहीं वर्ड यूज़ किया है, किंग वर्ड यूज़ नहीं किया, वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया वर्ड सुल्तान्स। सुल्तान्स का मतलब राजा, ठीक है। तो किंगशिप, जिसको डिवाइन राइट थ्योरी भी कहा जाता है, उन्होंने डिवाइन राइट थ्योरी में लिखा है अबाउट किंगशिप, उन्होंने बताया है कि इन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट द रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय गॉड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड नन एल्स, दैट इज टू से द गॉड अलोन वुड जज देयर परफॉर्मेंस एज रूलर्स। Barani himself was a believer in this concept of kingship. While discussing kingship in his treatise, Barani, referring to a book, Mirror for Prince, composed during the Pious Caliphs, said that the sultans is the god's shadow on earth. Further, Barani said that religion and state are like the twins. Barani, however, did not hesitate to say that people should follow the religion of their rulers. So friends, in the Islamic concept, जो रूलर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? गॉड, यानी अल्लाह, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय दी अल्लाह, ओके। और जो रूलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जवाबदारी होंगे, अल्लाह को जवाब देंगे, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, जो भी जवाब होगा वो अल्लाह ही उनसे मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। जो प्रजा है वो उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती रूलर से कुछ भी, कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो गलत कर रही है सही कर रही, कुछ नहीं। उसका जवाब राजा प्रजा को नहीं देगा, वो किसको देगा? वो जवाब वो अल्लाह को देगा। वो चाहे सही करे चाहे गलत करे, जो भी जवाब पूछेंगे वो अल्लाह उससे पूछेंगे और अल्लाह को ही वो जवाब देगा, ठीक है। दैट इज़ टू से जो गॉड है वही सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे एज ए रूलर, और कोई उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकता। जो रूलर है, जो राजा है, उसकी परफॉर्मेंस को और कोई जज नहीं करेगा, चाहे वो सही कर रहा हो बुरा कर रहा हो, जो भी जज करेगा, जो भी जवाब मांगने वाला है वो गॉड है और कोई भी नहीं है, ठीक है। प्रजा उनसे जवाब नहीं मांग सकती रूलर से, और ना ही रूलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी प्रजा को जवाब देगा कि वो जो भी कर रहा है। वो किसको जवाब देगा? सिर्फ और सिर्फ गॉड को, अल्लाह को। बरानी हिमसेल्फ वॉज अ बिलीवर, और बरानी खुद इस चीज़ को बिलीव करते हैं, इस कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप पर बिलीव करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है किंगशिप का मतलब ये है कि रूलर्स किसके द्वारा अपॉइंटेड किए गए हैं? गॉड के द्वारा, और सिर्फ वो उन्हीं को जवाब देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो इस चीज़ को वो खुद मानते हैं। जब उन्होंने अपनी ट्रिटाइज, अपनी बुक जो फतवाए जहांदरी है उसमें बात करी थी, डिस्कशन किया था अबाउट किंगशिप, तो उन्होंने रेफ़र किया था एक बुक,
बुक रेफ़र की है उन्होंने, मिरर फॉर प्रिंसेस, जिसमें उन्होंने कंपोज ड्यूरिंग द पीएस कैलिप्स। और ये बुक कंपोज कब की गई थी, लिखी कब गई थी? पीएस कैलिप्स के दौरान। जो पीएस कैलिप्स थे उनके दौरान ये लिखी गई थी। तो उसमें उन्होंने बताया है कि सुल्तान क्या है? गॉड शैडो ऑन अर्थ। इस धरती पर अल्लाह का शैडो कौन है? सुल्तान, यानी राजा, रूलर जो है वो गॉड का शैडो है अर्थ पे। यानी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रूलर को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? रूलर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो स्टेट है, तो स्टेट ऐसा है कि जो राजा होता है ना, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है और कहा जाता है कि वो भगवान का दूत है ना। हिंदुइज़्म में भी यही बोला जाता है। ठीक वैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जो रूलर है, जो सुल्तान है, वो क्या है? भगवान का शैडो है, मतलब अल्लाह का शैडो है। तो मतलब इंपॉर्टेंस दी जा रही है रूलर को, है ना। फर्दर बरानी सेड दैट रिलीजन एंड स्टेट आर लाइक द ट्विंस। रिलीजन और स्टेट जो है, यानी मजहब और जो स्टेट है, कंट्री है, उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स की तरह हैं। इन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। मजहब को स्टेट से अलग कर दोगे, नहीं कर सकते। दोनों ही एक साथ जुड़े होने ज़रूरी है। बरानी ने इस चीज़ को कहते हुए भी नहीं हिचकिचाया कि जो प्रजा है उसको अपने रूलर का, अपने जो सुल्तान है उसके रिलीजन को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि जैसे रूलर है उसका रिलीजन इस्लामिक होगा, तो जो वहाँ की प्रजा है उसको भी कैसा अपना अपनाना चाहिए रिलीजन, अपना मजहब इस्लाम। ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों, अब जो बरानी है, जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने लोगों को 2 कैटेगरीज में बांटा। ठीक है, एक तो हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास पीपल, और एक दूसरे लो क्लास पीपल या लो क्लास सोसाइटी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे कि लोगों को उन्होंने किस तरीके से बांटा। ठीक है, सो देखो, इन हिज बुक बरानी एम्फेसाइज द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन। अपनी बुक में बरानी ने एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस दी फैमिली बैकग्राउंड को किसी भी पर्सन के। उन्होंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी पर्सन का। अगर वो राजा बनना चाहता है तो राजा बनने के लिए उसकी फैमिली को भी राजा होना ज़रूरी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड में उसके जो इतने भी पूर्वज के है, फिर उसके पिता है, जो भी लोग हैं, वो सब राजा होने चाहिए, तभी वो राजा बन सकता है। ऐसे उस उठ के आ गया कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी राजा नहीं है, तो राजा नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उसे कोई भी प्रोफेशन बनना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड मैटर करती है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई उस प्रोफेशन में था या नहीं था। उसके लोग जो है राजा होने चाहिए, तभी वो राजा बन सकता है। दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट दैट द मुस्लिम रूलर्स मस्ट नॉट अपॉइंट मिनिस्टर्स फ्रॉम द कॉमनर्स। और ये बात हमें तभी पता चलती है, क्लियर होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड इसलिए मैटर करता है बिकॉज वो अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, जो सुल्तान्स हैं, उन्हें कोई भी कॉमनर्स को अपॉइंट नहीं करना चाहिए अपना मिनिस्टर। मतलब कोई भी कॉमन है जिसके कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी मिनिस्टर नहीं रहा है आज से पहले राजा का, तो उस कॉमनर को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कहते हैं बिकॉज जो मिनिस्टर होते हैं वो राजा को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। क्योंकि राजा अकेले पूरे जो उसका किंगडम है या उसका जो स्टेट, उसकी जो कंट्री है, उसको नहीं चला सकता। उसके लिए उसे एडवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो मिनिस्टर्स क्या करते हैं? राजा को एडवाइस देने का काम करते हैं। अगर मिनिस्टर अच्छे से एडवाइस देगा तो राजा भी अच्छे से काम करेगा, है ना। वैसे सारा काम तो राजा का ही है, राजा जो बोलेगा वही होगा, लेकिन मिनिस्टर्स का काम है उन्हें एडवाइस देना राजा को। तो अगर मिनिस्टर अच्छा एडवाइस करेगा तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, और अगर मिनिस्टर कुछ गलत एडवाइस देगा तो गलत आउटपुट मिलेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर्स जब भी राजा बनाए तो वो ढंग से देखकर बनाए, कोई भी किसी को भी उठाकर ना ले आए और बना दे मिनिस्टर। वरना फिर अगर कुछ भी गलत होता है तो मिनिस्टर का एडवाइस अगर गलत हुआ तो पूरा सब कुछ काम ही गलत होगा, है ना। तो मिनिस्टर जब बनाना है तो बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किंगशिप में। ठीक है, राजा को एडवाइस देने के लिए। तो कहते हैं कि जब भी मिनिस्टर्स अपॉइंट करो तो किसी भी कॉमनर को मत बनाओ मिनिस्टर। कॉमनर का मतलब यही कि उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको देखो, उसमें अगर कोई उसका मिनिस्टर हो तभी उसको भी मिनिस्टर बनाओ। ओके, तो उससे हमें पता चलता है फैमिली बैकग्राउंड को कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। ठीक है, बिसाइड्स बरानी क्लासिफाइड पीपल इन टू क्लासेस, नेमली जो पीपल है उसको 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है। एक तो है हाई क्लास पीपल और दूसरे है लो क्लास पीपल। हाई क्लास पीपल किसे कहा जाएगा? हाई क्लास पीपल वो लोग होंगे जिनका नोबलर प्रोफेशन होगा, जो नोबलर प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, नोबल पीपल्स होंगे, मतलब राजा लोग, जो सुल्तान्स होंगे, उनके फैमिली होंगी, उनको उन्होंने हाई क्लास बोला है। ठीक है, जो भी अमीर लोग होंगे, जिनका भी नोबलर प्रोफेशन होगा, वो सारे हाई क्लास लोग होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल किंग, वो आपका हाई क्लास है। और दूसरे है लो क्लास।
लो क्लास का मतलब बेसर प्रोफेशन, जो भी राजा लोग नहीं है, राजा लोगों को छोड़कर बाकी जो भी प्रोफेशन होते हैं ना, वो सब आपके लो क्लास के पीपल, उन्होंने बोला उन लोगों को, बेसर प्रोफेशन जिनका है, ठीक है। तो राजा का जो भी प्रोफेशन वो नोबलर प्रोफेशन, हाई क्लास लोग, और जो उसके अलावा जो राजा के अलावा जो है वो सब लो क्लास, बेसर प्रोफेशन, ओके। तो जो मैंने आपको दिखाया 2 टाइप्स में बांटा हुआ है वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोज हु अडॉप्टेड नोबलर प्रोफेशंस, जिन्होंने भी नोबलर प्रोफेशन को अडॉप्ट किया हुआ है, जो भी नोबलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सो दोज आर हाई क्लास पीपल। एरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड दोज हु प्रोटेक्ट अदर पीपल, तो जो भी एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, राजा लोग हैं, और जो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, मंत्री वगैरह सब होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, आर्मी होती है, ये सब हाई क्लास पीपल है। और लो क्लास पीपल फिर कौन है? द लो पीपल एंगेज इन बेसर प्रोफेशन, जो राजा वगैरह के अलावा जो आते हैं ना बाकी प्रोफेशन के लोग, वो सब लो क्लास पीपल है। अब जो मॉडर्न हिस्टोरियन है सतीश चंद्र, उनका मानना क्या है? देखो, सतीश चंद्र कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं दैट इन दिस रेस्पेक्ट बरानीज आइडिया हैज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द थ्योरी ऑफ कास्ट इन इंडिया। स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस का मतलब होता है क्लोज, ओके। मतलब देखो, वो कहते हैं जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से बरानी ने 2 टाइप्स में लोगों को बांटा है, हाई क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, तो वो बताते हैं कि हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था। ब्राह्मण जो सबसे ऊपर होते थे टॉप कैटेगरी में, और क्षत्रियास भी सबसे टॉप कैटेगरी में होते थे, फिर आते थे वैश्यास और शूद्रास जो कि लो कैटेगरी में होते थे। तो ये हाई क्लास पीपल और ये लो क्लास पीपल। तो जिस तरीके से थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में, उस तरीके का ही कास्ट सिस्टम हम देख सकते हैं बरानी के आइडिया से, कि उनका भी किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था लोगों को। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि उनका एक बड़ा ही क्लोज रिजेम्बलेंस हमें देखने को मिलता है, क्लोज आइडिया देखने को मिलता है हमारे इंडिया के जो हिंदुइज्म सेक्ट में जो उन्होंने कास्ट सिस्टम किया था, ठीक उसी तरीके से। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, हाई एंड लो क्लासेस ऑफ पीपल, बरानी ने लोगों को कितने टाइप्स में बांटा, तो वो आप यहाँ पे इससे लिख दोगे। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड ये जो आपको दिए हुए हैं, इससे आप लिख सकते हो। किंगशिप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किंगशिप का क्या मायने है जियाउद्दीन बरानी के अकॉर्डिंग, और डेस्पोटिज्म, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे तो, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको। सोशल जस्टिफिकेशन फॉर डेस्पोटिज्म। वाइल बरानी कंडेम्ड डेस्पोटिज्म एज अनइस्लामिक, ही फाउंड अ सोशल जस्टिफिकेशन फॉर इट. He said that wicked people are plenty in number. He even went to the extent of comparing such people with animals. In his opinion, in order to put them down punishment, even despotism is unavoidable. In this way, Barani sought to justify despotism. तो देखो, वो कहते हैं कि इस दुनिया में तो विकेड पीपल, खराब आदमियों से, खराब लोगों से तो दुनिया पूरी भरी हुई है, कहीं पे भी मिल जाएंगे, प्लांटी नंबर में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उन लोगों को उन्होंने विकेड पीपल को एनिमल के साथ कंपेयर भी किया है, जानवर के साथ। क्या कहा है कि वैसे जो विकेड पीपल होते हैं वो जानवर की तरह हैं। उनका ओपिनियन ये है कि उनको एज अ पनिशमेंट मिलनी चाहिए उन लोगों को, ताकि वो बुरे काम और ना करें। इवन डेस्पोटिज्म इज़ अनअवॉइडेबल। देखो, डेस्पोटिज्म एक अनअवॉइडेबल चीज़ है, इसको अनअवॉइड हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लोग तो भरे पड़े हैं, बुरे लोग, है ना। तो उनको पनिशमेंट भी अगर हम दे तो, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि अनअवॉइडेबल है, लोग तो भाई ऐसे मिलेंगे ही आपको। तो इस तरीके से उन्होंने डेस्पोटिज्म को जस्टिफाई किया है और बताया कि डेस्पोटिज्म तो है ही है इस दुनिया में, है ना, क्योंकि डेस्पोटिज्म नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि ख़राब लोग तो भरे पड़े हैं दुनिया में, है ना। तो इस तरीके से जब वो डिसअप्रूव कर रहे थे डेस्पोटिज्म को, कि डेस्पोटिज्म नहीं होता, अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में डेस्पोटिज्म नहीं होता, तो उन्होंने एक सोशल जस्टिफिकेशन इसके लिए लाया और बताया कि जो लोग हैं वो तो भरे पड़े हैं दुनिया में, ख़राब लोग, है ना। तो डेस्पोटिज्म जो है आपका, वो तो होना ही होना है, अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारे लाइफ का, इसको हम नहीं अलग कर सकते, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने सोशल जस्टिफिकेशन दिया है डेस्पोटिज्म को लेकर, कि डेस्पोटिज्म जो है आपका समाज में रहता ही रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ एन इवैल्यूएशन। अब ये जितना भी हमने पढ़ा जियाउद्दीन बरानी के बारे में, तो उससे हमें क्या पता चला, देखो। सो बरानी इंडेड वाज अ स्कॉलर ऑफ अ ग्रेट मेरिट। मेरिट का मतलब होता है एडवांटेजेस, तो ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर है ग्रेट एडवांटेजेस के साथ। ही हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक लॉ। इनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक लॉ को लेके, इस्लामिक लॉ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस लाइक निज़ामी, मोहम्मद हबीब एंड अदर्स हैव एक्सप्रेस्ड डाउट अबाउट द ट्रूनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय बरानी। अब जो आपके मॉडर्न हिस्टोरियंस है लाइक निज़ामी, मोहम्मद हबीब नाम लिए गए और भी बाकी लोग हैं, वो बताते हैं कि इनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो कितने ट्रू है, कितने सच है, उसको लेके इनको डाउट है इन लोगों को। किशोरी
Saran Lal has pointed out that the Fatwa-e-Jahandari was composed when Barani had become very old and turned a pessimist. किशोर सारान लाल कहते हैं कि फतवाए जहांदरी को तब लिखा गया था, तब कंपोज किया गया था जब बरानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और वो पेसिमिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे। यानी पेसिमिस्ट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इंसान को हर चीज़ बुरी लगती है, ठीक है, उसे हर चीज़ बुरी लगती है इसमें। सो ही बिगेन टू हेट एवरीथिंग, हर चीज़ उसे बुरी लगने लगती है, वो सब चीज़ से हेट करने लगते हैं, है ना। रियोन्ड हिस्टोरियन मोहम्मद हबीब कमेंटेड दैट ही हेटेड द कन्वर्टेड हिंदूज टू प्लीज फिरोज शाह। वो ये कहते हैं, मोहम्मद हबीब कहते हैं कि ये उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे जो हिंदूज अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे, अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेते फिरोज शाह को खुश करने के लिए। तो ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती थी कि तुम अपने मजहब को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो किसी दूसरे को खुश करने के लिए। खुद से अगर करना चाहते हो अपने धर्म को कन्वर्ट खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए, तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे की खुशी के लिए आप कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये चीज़ बरानी बहुत ज़्यादा हेट करते थे। Despite shortcomings, it had been admitted by all that Barani's Fatwa-e-Jahandari is a reliable authority. तो इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है, हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वही कुछ ना कुछ इसके भी डिसएडवांटेजेस है फतवा-ए-जाहंदरी के, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक रिलायबल अथॉरिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जिससे हमें स्टेट के बारे में जानने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।